और क्लास वीकेंड कैसे गुजर है? जबरदस्त, गुड हो गया क्योंकि यूनिवर्सिटी में आए हुए हो। मेरा भी खराब किया, अपना भी एंजॉय कर रहे हो खुद। चलो निकाला तो बताना मुझे भी। बस देख लो, मेरे ख्याल में कभी कभार ऐसा हुआ है ना आपके साथ, क्योंकि मेरे साथ रूटीन वर्क में ऐसा होता है, क्योंकि मैं रात को पहुंचते 11 साढ़े 11 बजे घर हूँ, ठीक है, तो वो मुझे तो कोई कुछ नहीं कहता, सुबह 7 बजे के आउट घर से। प्रोग्रामर की बीवी अगर प्रोग्रामर तो फिर ज्यादा बेहतर है। क्या कहते हो? इस पे सोचो आप। सेकंड वन जो है ना वो जरा फिर पता चले वाकई दूसरी शादी कर ली है। अच्छा, बेसिकली आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है आई थिंक सो। थोड़ा सा पुराना हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर में टॉपिक्स क्या क्या कवर होने हैं। वैसे बता देता हूँ, आज हम लोग वेरिएबल्स को देखेंगे, व्हाट आर वेरिएबल्स, ठीक है, इन सी प्लस प्लस। फिर हम देखेंगे कि वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर कैसे कर सकते हो। फिर हम देखेंगे वेरिएबल्स को कोई वैल्यू असाइन करनी है आप कैसे कर सकते हो। बहुत सारे किस्म के वेरिएबल्स होते हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि आप लोग यूजर से डाटा इनपुट कैसे ले सकते हो। तो मेन आज का हमारा ये टारगेट होगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर की अगर बात करूं, जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हमने क्या क्या चीजें देखी थी। अगेन मैंने आपको क्या कहा था, कुछ लेक्चर्स में काफी ज्यादा चीजें रिपीट किया करूंगा, ठीक है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहली चीज अगर मैं रिपीट करूं तो व्हाट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, सॉरी व्हाट आर प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स। बिल्कुल, आप सिंपल कह सकते हो कि प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स आपके पास बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं, बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज आपको दे दी गई हैं। बायोस, बायोस कौन सा, हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो या? जी जी, बायोस होता है बिल्कुल, उसके अंदर भी प्रोग्रामिंग लिखी हुई होती है। नहीं, उसको नहीं कह सकते, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स क्या होती है, आपके पास बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं जो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रही होती हैं, और ये प्री कंपाइल्ड होती हैं, ठीक है ना, कंपाइल ऑलरेडी हुई होती हैं। और जब आप कंपाइल करते हो अपने प्रोजेक्ट को, तो ये क्या करती है, उनके साथ जस्ट लिंकिंग परफॉर्म कर देती हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स का क्वेश्चन है। अच्छा, यहां तक बात हो गई। फिर हमने क्या देखा था, व्हाट इज हेडर फाइल, व्हाट इज हेडर फाइल, .h फाइल। देख के बता दिया अगर कोई मसला नहीं है। देखो, आपके पास जो हेडर फाइल होती है उसके अंदर आपकी कोडिंग लिखी हुई होती है। फॉर एग्जांपल हमने आईओ स्ट्रीम एक हेडर फाइल पढ़ी थी, नॉट हैश इंक्लूड। हैश जब भी शुरू होता है उसका क्या मतलब है, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव आप यूज कर रहे हो, ठीक है। और जो ब्रैकेट्स के अंदर आप नाम देते हो, लाइक हम लोगों ने जो नाम दिया था आईओ स्ट्रीम, तो आईओ स्ट्रीम वो क्या चीज थी, .h फाइल थी, हेडर फाइल थी। क्लियर होगी बात ना। हैश इंक्लूड से क्या मुराद है, इंक्लूड करे आगे कौन सी हेडर फाइल को। फॉर एग्जांपल आईओ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम को क्या कर दे, इंक्लूड कर दे हमारे कोड के अंदर, ठीक होगी बात ना। तो हेडर फाइल्स आप लोग लाइक आईओ स्ट्रीम अभी तक हमने स्टडी की है, आप उसको बोलते हो, क्लियर है। उसमें अगर आपको याद हो तो हमने सी आउट भी देखा था। एक लोकेशन के अंदर स्टैंडर्ड नेम स्पेस बनी हुई थी और उसके अंदर सी आउट की फंक्शनैलिटी कुछ लिखी हुई थी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो लास्ट किसी लेक्चर्स में। बहरहाल बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, मिक्स हो जाता है, ठीक है, इग्नोर करो, इतना मसला नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट वन हमने क्या देखा था, व्हाट इज नेम स्पेस, क्योंकि हम लोग लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसके बारे में कोई बताए स्टेटमेंट के, क्या चीज, डिक्लेरेशन, ठीक है। और कोई गुड गुड। और इधर से कोई बता रहा था, सेम वही चीज बताया था, बिल्कुल सही है। नेम स्पेस बेसिकली क्या होती है, एक प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट होता है जिसके अंदर आप बहुत सारी फंक्शनैलिटीज को लिख देते हो। इसकी एग्जांपल मैंने बॉक्स से आपको दी थी। आपके पास 5-6 बॉक्स हैं, हर बॉक्स के अंदर कुछ अपनी फंक्शनैलिटीज पड़ी हुई है, या हर बॉक्स के अंदर कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं। आपने अगर उस बुक को एक्सेस करना है तो आपको उस बॉक्स तक पहुंचना जरूरी होता है। तो इसी तरह आपके पास एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, नेम स्पेस है, जिसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज लिखी हुई होती है। इसके बाद हमने देखा था जो टेम्पलेट में एक चीज होती है वो होता है इंट मेन का फंक्शन। बेसिकली क्यों बनाया जाता है, जो मैंने कहा था टेम्पलेट है, आपने लाजमी बनाना है। जैसे ही हम कंपाइल करते हैं तो प्रोग्राम जो कंपाइलर होते हैं वो सीधे मेन पे जाते हैं, उसी से स्टार्ट
बिल्कुल सही। अगर आपसे कोई पूछे कि मेन का फंक्शन आप लोग क्यों बनाते हो, क्योंकि मैंने कहा वो लाजमी है आपने बनाना है, ठीक है, वो तो चीज़ लाजमी हो गई। आप मेन का फंक्शन इसलिए बनाते हो, जब भी आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, मेन फंक्शन का फर्स्ट, जो भी फर्स्ट स्टेटमेंट लिखते हो आप, ठीक हो ये बात ना। तो मेन फंक्शन कंपाइलर खुद ढूंढता है कि आपने कोड में कहाँ पे लिखा हुआ है, और उसमें जो भी पहली एक लाइन आप लिख देते हो स्टेटमेंट, वो एग्जीक्यूट हो जाती है, फिर 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होती रहती है। क्लियर होगी बात। तो मेन का हमने ये देखा था। फिर हम लोगों ने आई थिंक सो सी आउट को देखा। सी आउट आप लोग यूज करते हो किस लिए? गुड, डिस्प्ले के लिए, आउटपुट्स वगैरह करने के लिए। क्लियर होगी बात। फिर हमने देखा था कैस्केडिंग ऑफ सी आउट। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एक से ज्यादा सी आउट अगर आप वन लाइन में शो करवाना चाहो, वन स्टेटमेंट में, तो आप कैस्केडिंग परफॉर्म करते हो। कुछ ऐसे था, ठीक है, बीच में आप कोई वैल्यूज लिख देते हो, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का आप लोग कैस्केडिंग परफॉर्म कर सकते हो। ठीक होगी बात। इसके बाद हमने आई थिंक सो कुछ स्केप सीक्वेंसेस को देखा था, ठीक है। स्केप सीक्वेंसेस चलो स्केप सीक्वेंसेस से पहले, व्हाट इज मैनिपुलेटर्स या एंडल? एंडल क्या होता है? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एंडल आपके पास एक मैनिपुलेटर हो गया। क्लियर होगी बात, जो नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव कर देते हैं। फिर हमने कुछ स्केप सीक्वेंसेस देखे थे, फॉर एग्जांपल /n को देखा था, /t को देखा था। इसके अलावा तो नहीं देखा अभी। हाँ, वो जस्ट मैंने आपको आई थिंक सो बता दिया था। बेल के लिए /a होता है, बैक स्पेस के लिए /b होता है, वो आपको बता दूंगा, जस्ट वो आप खुद चेक कर लेना, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन स्केप सीक्वेंस एंड मैनिपुलेटर्स। मैनिपुलेटर आपको पता है, एक हमने पढ़ा अभी एंडल का, सिंपल अभी एक ही पढ़ा है, ठीक हो ये बात, वो आपको पता है। स्केप सीक्वेंसेस /n और /t दोनों पढ़ चुके हो आप लोग, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं डिफरेंस बिटवीन दोनों में, डिफरेंस बिटवीन मैनिपुलेटर्स एंड स्केप सीक्वेंसेस। क्या हो गया? सिंपल सा क्वेश्चन है सर। ये जो एंड है, इसको जो स्केप सीक्वेंस, ये उसके डबल कोट के अंदर ही लिखे जाते हैं। गुड, ठीक हो गया। और जो एंडल है वो अलग से उसकी केस के बाद एंडल लिखा जाता है। ठीक है, आसान अल्फाज में अगर मैं बताना चाहूँ कि मैनिपुलेटर्स क्या होती हैं, मैनिपुलेटर्स हमेशा डबल कोट से बाहर लिखते हो आप लोग, डबल कोट्स में आप नहीं लिख सकते, ठीक हो ये बात। डबल कोट में लिखोगे तो वो मैनिपुलेटर काम नहीं करेगा, वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर देगा, ठीक हो ये बात। और जो आपके पास स्केप सीक्वेंस होता है वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है, एज अ स्ट्रिंग, बिल्कुल, ठीक हो ये बात। तो डबल कोट्स में लिखोगे तो आपके पास ये मेन डिफरेंस है। एंडल जैसे आप यूज कर रहे हो, कभी भी आप डबल कोट्स में नहीं लिखा करोगे, और /n /t अगर इस टाइप का कुछ यूज करना है तो वो डबल कोट्स में ही यूज होगा। तो ये हमारे लास्ट लेक्चर्स थे जो हमने कुछ थोड़ा बहुत स्टडी किया था। क्लियर है? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं होना चाहिए। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा आज टॉपिक शुरू होगा वो बेसिकली वेरिएबल्स से होगा। किसी को कोई अंदाजा है व्हाट आर वेरिएबल्स? सर, जिनकी वैल्यूज चेंज डिफाइन ना हो, ये कांस्टेंट वैल्यू जिसकी ना हो, पर क्या 1 जो है वो कांस्टेंट है और a जो है वो वेरिएबल है। ठीक हो गया। और कोई? सही, बिल्कुल सही बताइए। थोड़ा सा कोई चेंज करके वर्डिंग्स। प्रोग्रामिंग है, जितना आप लोग बताओगे उतना अच्छा है, मैं भी सीख लूंगा थोड़ा बहुत। वेरिएबल्स के बारे में कोई बताना चाहे? ठीक हो गया। और कोई? अच्छा, एक पंखा आपके पास लगा हुआ है, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक ही स्विच है, मैं स्विच ऑन करता हूं तो ये अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चलने लग जाता है। यहां तक किसी को इशू? एक ही बटन है, उसको जब मैं क्लिक करता हूं तो ये अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चल पड़ेगा। क्लियर है? मैं चाहता हूं इसकी 5 स्पीड्स हो, नहीं, रेगुलेटर आप नहीं लगा सकते, तो आप क्या करोगे? 5 बटन्स बनाओगे। रेगुलेटर नहीं लगा सकता मैं, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है रेगुलेटर की, ठीक है ना। ये जैसे ये आपके पास लगा हुआ है, इसकी ऑप्शन ही नहीं है सर, जस्ट मेरे पास स्विचेस हैं, बटन्स हैं बस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली, मुझे बटन्स के पीछे कोई काम, 5 बटन्स लगाऊंगा, हर 5 बटन के पीछे कोई रेजिस्टेंस रख दूंगा जो पंखे को स्लो करेगी, जैसे रेगुलेटर काम कर रहा होता है। 5 बटन्स लगाने पड़ेंगे ना। तो मुझे बताओ 5 बटन बेटर है या मैं रेगुलेटर लगा के अपनी मर्जी के वेरिएबल्स वैल्यू को चेंज करता रहूं? रेगुलेटर मतलब जस्ट एक बटन होगा, एक रेगुलेटर होगा, बात खत्म। इवन के एक रेगुलेटर लगा लो, उसमें भी ऑफ का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। एक पॉइंट आता है उसमें ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो वेरिएबल का भी यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे।
वेरिएबल क्या होते हैं? आप एक वेरिएबल बनाओ, उसमें 10 दफा वैल्यूज को चेंज करते रहो। बात समझ रहे हो ना? वेरिएबल्स बेसिकली बता रहा हूं कि बनाया क्यों जाता है। फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं स्विचेस की बात करता हूं, 5 स्विच लगा दूं तो इसका क्या मतलब है? इसने जगह कितनी ली हुई है? अगर ठीक है, मैं क्वेश्चन सिंपल से पूछूं, अगर मैंने यहाँ पे 5 स्विचेस लगाए हुए हैं तो मुझे सिर्फ बता दो यहाँ पे स्पेस कितने हो जाएगी? काफी ज्यादा यूज हो जाएगी। अगर मैं ये सिर्फ एक रेगुलेटर लगा दूं, इसी में वैल्यूज को चेंज करके रखता रहूं, तो क्या कितनी स्पेस होगी? कम होगी ना। तो आप लोगों ने जब भी प्रोग्रामिंग करनी है तो मेमोरी को अपने ज़हन में रखना है लाजमी, मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात, ठीक है ना। आपने यूजर से 5 इनपुट लेनी है, आपको पता है, ठीक है, या तो 5 वेरिएबल्स बना दो, या आप क्या करो, कुछ ऐसा काम करो एक ही वेरिएबल में 5 वैल्यूज को डिफरेंट तरीके से स्टोर करवाते रहो। तो सिंपल वेरिएबल आप लोगों ने ठीक बताया था, वेरिएबल किस लिए यूज होते हैं? कोई वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। 1, 10, 15, 20, 25, -50, ये सब क्या है? कांस्टेंट है, ये वैल्यूज कांस्टेंट है। अगर मैं इनको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूं, तो किसी चीज में स्टोर कर दूं, उसको आप क्या बोलते हो? वेरिएबल्स बोल देते हो। अभी बनाना हम लोग सीखेंगे, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होती हैं, थोड़ा सा वो बताने लगा। एक आपके पास टाइप होती है इंट। टाइप ऑफ वेरिएबल्स में फर्स्ट वन मैं आपको बता रहा हूं इंट। इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर, ठीक है ना। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में INT लिखते हो। इंटीजर से क्या मुराद है? तकरीबन सबको ही पता होना चाहिए। पॉइंट्स के अलावा जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो आप इंटीजर में कंसीडर करते हो। माइनस की भी हो सकती हैं, ठीक होगी बात, और माइनस के बगैर प्लस वाली भी हो सकती हैं, क्लियर होगी बात। लेकिन पॉइंट्स की वैल्यू उसके अंदर नहीं आती। मतलब अगर मैं लिखता हूँ 50.5, तो क्या वो इंट है? नहीं है, वो इंट नहीं है, ठीक है। तो इंट बेसिकली पॉइंट्स से पहले वैल्यूज को आप इंटीजर बोलते हो, क्लियर है। ये चीज हो जाती है, एक डाटा टाइप है। सेकंड नंबर पे एक और आती है फ्लोट, ठीक है। फ्लोट से क्या मुराद है? एग्जैक्टली पॉइंट्स में इसकी वैल्यूज आ जाती हैं, क्लियर होगी बात। एक और आपके पास डाटा टाइप है जिसको आप बोलते हो डबल, ठीक होगी बात। अगेन डबल में क्या वैल्यू आ सकती है? पॉइंटिंग वैल्यूज, पॉइंट की, ठीक है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज भी आप स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा, सपोज कर लो 50.50, तो आप किन किन वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो? इंट में स्टोर हो सकती है ये वैल्यू? नहीं हो सकती, क्योंकि पॉइंट के आगे वाली वैल्यू भी आपके पास है। फ्लोट में स्टोर हो सकती है? हो सकती है, पॉइंट्स के बाद वैल्यू है, ठीक है। फ्लोट भी इसको स्टोर कर लेगा। डबल में स्टोर हो सकती है? यस, हो सकती है। डबल भी क्या कहते हैं? नहीं, फ्लोट में भी दोनों स्टोर होंगी। फ्लोट में बेसिकली क्या वैल्यू पूरी स्टोर हुई होगी? 50.50, ठीक है। डबल में भी क्या स्टोर हुआ होगा? 50.50, क्लियर होगी बात। हाँ, वही बताने लगा। इंटीजर में और फ्लोट डबल, अगर मैं इसको एक कंसीडर करूं तो डिफरेंस समझ आ गया। इंटीजर में पॉइंट्स वाले चीजें आप स्टोर नहीं करवा सकते, सिंपल। और इन दो के अंदर ये जो दो डाटा टाइप्स लिखी हैं, दो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, इनके अंदर आप पॉइंट्स वाली वैल्यूज को भी स्टोर करवा सकते हो। फिलहाल मैंने ये दो चीजें बताई, ठीक है। तो हमें क्यों जरूरत पड़ी एक फ्लोट बनाने की और एक डबल बनाने की? मैं आपको कह रहा हूं कि फ्लोट में भी डाटा स्टोर हो जाते हैं पॉइंट्स का, डबल के अंदर भी पॉइंट वाली वैल्यू कंप्लीटली स्टोर हो जाती है। तो फिर डिफरेंस क्या है? वो भी हो जाएंगी, वो नहीं, पॉइंट्स की जो मर्जी वैल्यू है, यहाँ पे आप लिख दो 5550.50, ठीक है, या जो मर्जी लिख दो, वो इश्यू नहीं है। पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स। अच्छा, क्या कह रहे हो? हाई लेवल पे चले जाते, ज्यादा वैल्यू आ जाता है हमारे पास, तब हम डबल यूज करते हैं। फ्लोट जो है, पॉइंट के बाद 7 डिजिट्स की वैल्यू करेक्ट देते हैं आपको। मतलब क्या हुआ स्टेटमेंट का? कुछ इस टाइप की वैल्यू अगर आप स्टोर करवाओगे तो ये बेसिकली फ्लोट के अंदर बिल्कुल जबरदस्त स्टोर हो जाएंगी। लेकिन एक भी करेक्टर, एक भी डेसिमल और हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई और एक डेसिमल आ गया, अब क्या होगा आपके पास फ्लोट में? ये वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, हो सकता है वो 150 कुछ इस टाइप का स्टोर कर दे, ठीक हुई बात। तो फ्लोट जो है आप कब यूज करोगे? जब आपको पता है कि पॉइंट्स के बाद मैक्सिमम वैल्यूज कितने डिजिट्स पे जा सकती हैं? मैक्सिमम 7 पे। मैक्सिमम 7 से क्या मुराद है?
ठीक हुई बात ना? कोई भी वैल्यू डॉट 999997 टाइम्स, मैक्सिमम अगर आपके पास पॉइंट के बाद 7 दफा कोई करेक्टर डिजिट आता है तो वहां तक की वैल्यू को वो सही स्टोर करेगा। अगर आप इसके बाद कोई डिजिट्स को ऐड करना शुरू कर दोगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, लाजमी नहीं है आए लेकिन आ सकती है। क्लियर होगी बात? तो अगर मैं बात करूं डबल की तो इसमें क्या होता है? डबल में 14 या 15 मतलब तकरीबन इतनी है, ये डिवाइड नहीं है बेसिकली। 14 या 15 डिजिट्स आफ्टर पॉइंट आपके पास एग्जैक्टली स्टोर हो जाते हैं। ठीक है बात ना? तो अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप कोई अगर कैलकुलेटर वगैरह बना रहे हो तो आप डबल यूज करोगे इंस्टेड ऑफ फ्लोट, क्योंकि आपके पास पॉइंट्स में काफी वैल्यूज आ सकती हैं डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो सिंपल इंटीजर में आपको पता है आपके पास पॉइंट की वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। ठीक है ना? और अगर पॉइंट की वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको फ्लोट या डबल यूज करना पड़ेगा, और इन दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। फ्लोट अगर आपको पता है कि पॉइंट के बाद 7 वैल्यू से कम है आपके पास डाटा, लाइक हमारे पास कितना डाटा होता है पॉइंट्स के बाद, वैसे बात करूं 2 डिजिट्स पे चल रहा होता है, तो आप लोग क्या यूज कर सकते हो? फ्लोट। अदरवाइज अगर आप कोई कैलकुलेटर बना रहे हो और उसमें आप वैल्यूज को काफी ज्यादा दिखाना चाह रहे हो पॉइंट्स के बाद, तो फिर आपको डबल डाटा टाइप यूज करना पड़ेगी। ठीक हुई बात? तो ये आपके पास डिफरेंस हो गया। एक और टाइप होती है आपके पास करेक्टर, तो बताएगा? नहीं, एग्जैक्टली करेक्टर्स नहीं लिखा हुआ, सिंपल करेक्टर। चलो आप बता दो। एक ने बोला स्टैरिक वगैरह रख सकते हैं, एक ने बोला एबीसी वगैरह नाम जैसे होता है, और कोई मुझे बताओ करेक्टर में क्या चीज? सिंबल्स, आस्कीज कोड, बिल्कुल यस रख सकते हो। अच्छा चलो सिंपल मैं पूछ रहा हूँ करेक्टर। अभी करेक्टर में वर्डिंग्स नहीं मुझे मिल रही असल में, क्वेश्चन कैसे करूं? मुझे बताओ क्या ये चीज करेक्टर है? ए और बी मैंने लिखा, क्या ये करेक्टर है? करेक्टर्स है, नॉट करेक्टर। ठीक है, तो करेक्टर का क्या मतलब है? जस्ट कोई एक करेक्टर, स्मॉल ए टू जी, कैपिटल ए टू जी, जस्ट वन करेक्टर, 0 से 9। क्लियर होगी बात? या आप लोग जैसे कह रहे हो एट द रेट, स्टैरिक हो गया, ठीक है, बहुत सारे और आपके पास करेक्टर्स होते हैं, तो इनको आप करेक्टर बोलते हो, जस्ट वन। स्टैरिक अकेला हो गया, अगर एट द रेट अकेला आपने यूज किया, स्मॉल ए यूज किया, वट। ठीक है ना? तो अगर आपके पास इस टाइप का कोई डाटा स्टोर करना है तो इसको आप क्या बोलते हो? करेक्टर बोलते हो। अगेन बता रहा हूं, इट इज नॉट अ करेक्टर्स, वो हम बाद में पढ़ेंगे। करेक्टर एक से ज्यादा आपने मर्ज करने हो तो आप लोग इस तरह कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल करेक्टर की बात करूं तो इसमें क्या डाटा स्टोर कर सकते हो आप? जस्ट वन करेक्टर, मीन्स कि या तो वो कैपिटल ए होगा या स्मॉल ए होगा, या कैपिटल बी होगा, स्मॉल बी होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2। ऐसा नहीं कर सकते कि आप 10 को करेक्टर में स्टोर कर दो। क्या 10 स्टोर हो सकता है? नहीं हो सकता। 10 बेसिकली 2 डिजिट्स पे चला गया, 2 पे। ठीक है ना? तो आपके पास करेक्टर में जस्ट वन चीज स्टोर होती है। क्लियर होगी बात? तो एक और ये डाटा टाइप होती है, काफी ज्यादा यूज होगी, आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते रहोगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम वेरिएबल्स में? अभी हमने बनाना वगैरह नहीं सीखे, जस्ट वैसे बता रहा हूं, थोरेटिकल बातें। टाइप ऑफ करेक्टर्स क्या कहना चाह रही हो? यस बिल्कुल, ये 4 हैं। अभी हम 4 पढ़ेंगे, जब हम आगे जाएंगे तो फिर साथ साथ। लाइक बुलियन एक होता है आपके पास, अजान हो जाए फिर।
अच्छा, बात हो रही थी टाइप ऑफ वेरिएबल्स। अभी हम लोग फिलहाल ये 4 वेरिएबल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा डेसिमल भी होते हैं आपके पास, इमेज के लिए होता है, बूलियन के लिए होता है, बहुत सारे और भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो साथ साथ बाकी जब हम यूज करेंगे तो तब देख लेंगे, क्लियर है। अभी हमारा मेन फोकस इन्हीं के ऊपर होगा, या हम फ्लोट यूज करेंगे, या डबल यूज करेंगे, या इंटीजर, फिलहाल का जो हमारा स्कोप है। 2-1 लेक्चर्स तकरीबन। तो वेरिएबल्स ये हो गए आपके पास, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने लगे, ये तो मैंने टाइप की बात की। वेरिएबल्स आप लोग डिक्लेयर कैसे कर सकते हो, इनमें वैल्यूज असाइन कैसे कर सकते हो, ठीक है, जो मैं नेक्स्ट आपको बताने लगा हूं। अच्छा, जो फिलहाल मैं बात बता रहा हूं आपको वो है कि हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। तो हमने कितने टाइप के वेरिएबल्स पढ़े हैं, 4 टाइप के। तो उनमें से अगेन जो आज की हम एग्जांपल्स वगैरह कोट करेंगे वो पहले 3 के ऊपर करेंगे, ठीक है ना। इंटीजर, फ्लोट या डबल। फ्लोट डबल में से कोई एक ही हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ कि हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, कैसे डिक्लेयर कर सकते हो। इंट, फॉर एग्जांपल मैं इंट टाइप का वेरिएबल बनाना चाह रहा हूं, आगे वेरिएबल का नाम जो मर्जी दे दो। अगर आप ये स्टेटमेंट लिखते हो तो क्या इसका मतलब है, एग्जैक्टली इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बन गया जिसका नाम फिलहाल क्या मैंने रख दिया, var नेम। आप जो मर्जी यहां पे नाम दे सकते हो, ठीक है ना। अगेन बता रहा हूं, यहां पे अगर आप फॉर एग्जांपल लिख देते हो टेम्प, इसका क्या मतलब है, एक टेम्प वेरिएबल बना है, उसकी डाटा टाइप क्या है, उसका वेरिएबल क्या है, वो खुद इंट टाइप का। ये जहां पे मैं डाटा टाइप बोलूं उसका क्या मतलब होता है, वेरिएबल ही है, ठीक है। मतलब डाटा टाइप उसकी क्या, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, डाटा टाइप्स भी इसको आप बोलते हो, ठीक है। हायर लैंग्वेजेस में इसको आप डाटा टाइप बोलना शुरू कर देते हो, ठीक है। बात तो एक ही बात है। अब ये जो आपके पास बना है इंट टेम्प, इसका क्या मतलब है, इंट इज अ कीवर्ड। इंट तो आपने ऐसे ही लिखना है जैसे यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। बात इंटीजर तो आप ऐसे ही लिखोगे, आगे जो मर्जी नाम दे दो। एक इंटीजर बने, उसका नाम क्या हो, टेम्प हो, इसके अंदर आप डिफरेंट वैल्यूज को बाद में असाइन कर सकते हो, ठीक है। बात तो आपने सिंपल पहली स्टेट मतलब एक ये चीज लिख ली। तो जब भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो पीछे डाटा टाइप बताओगे, कौन कौन सी डाटा टाइप्स हो सकती हैं, इंट, फ्लोट, डबल और करेक्टर, अभी तक जो हमने देखी, ठीक है। ये सारी आपके पास डाटा टाइप्स हैं, इनमें से कोई डाटा टाइप मेंशन करोगे, आगे कोई भी नाम आप दे सकते हो। अब ये जो मैं कोई भी नाम बोल रहा हूं, इससे कुछ रूल्स हैं, ठीक है। बात रूल्स ये है कि यहां पे आप कीवर्ड नहीं दोगे। कीवर्ड्स क्या मतलब, हैश इंक्लूड, आपने हैश इंक्लूड अगर यहां पे लिख दिया तो वो आपको नहीं बनाने देगा वेरिएबल, ठीक है। इसके अलावा सी आउट अगर आपने लिख दिया, कीवर्ड है ना आपका, वो भी आपको नहीं करने देगा। इसके अलावा इंट इंट लिख देता हूं मैं, ये चीज कर देता हूं, नहीं बनाने देगा आपको, क्योंकि इंट बजाते खुद क्या है, कीवर्ड है, डाटा टाइप है, कीवर्ड है, ठीक है। तो यहां पे आप कोई कीवर्ड या डाटा टाइप जो C++ यूज कर रहा है वो तो आप नाम नहीं दे सकते, इसके अलावा जो मर्जी नाम दो, ठीक है। बात 1 2 3 2 नंबर्स भी दे सकते हो, स्मॉल में भी दे सकते हो, कैपिटल में भी दे सकते हो, अंडरस्कोर भी दे सकते हो, क्लियर हुई बात। तो नेमिंग कन्वेंशन अगर मैं बात करूं, अगर आपने वेरिएबल का नाम असाइन करना है तो उसके क्या क्या पॉइंट्स है, कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए, नाम के अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कुछ ऐसा नाम नहीं दे सकता, टेम्प लिखा और स्पेस करके कुछ भी लिख दिया, तो ये चीज मैं नहीं कर सकता, क्लियर होगी बात ना। तो वेरिएबल का नाम में आप, वेरिएबल के नाम में आप स्पेस नहीं दे सकते, क्लियर होगी बात। क्या 2 काम नहीं कर सकते, कीवर्ड्स आप नहीं दे सकते, सेकंड नंबर पे स्पेस नहीं दे सकते। इसके अलावा आप तकरीबन 0 to 1 अगर 0 to 9 आप कुछ यूज करना चाहो वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। स्मॉल अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स, अंडरस्कोर, ये सारा कुछ आप तो यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये चीज बनाऊं टेम्प 1, इज इट ओके, यस ओके, मैंने कोई स्पेस वगैरह नहीं दी, मैं जस्ट टेम्प लिखा और आगे 1 लिख दिया, मिक्सचर कर दिया, ठीक है, ओके, सही है, क्लियर होगी बात। इसी तरह अगर मैं बोलूं आपको क्या ये ठीक है, यस, टेम्प अंडरस्कोर 2 आप यूज कर सकते हो। इवन कि अगर आप यहां पे कैपिटल ले आओ ये भी ठीक है, क्लियर होगी बात ना। तो ये सारा कुछ आप लोग कर सकते हो। तो वेरिएबल्स बनाने का समझ आ गई आपको। अभी मैंने इंटीजर टाइप बनाया था, अगर आपने किसी और टाइप का बनाना, फॉर एग्जांपल डबल टाइप का, ठीक है, टाइप लिखोगे यहां पे, ये तो आप एज इट इज लिखोगे क्योंकि ये कीवर्ड हो गया आपके पास डबल जो है, इसके आगे जो मर्जी नाम आप देना चाहो दे सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपका टॉपिक हो गया हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स।
नहीं, एग्जैक्ट नाम सेम नहीं हो सकते क्योंकि वो है आपके पास आइडेंटिफायर्स है। ये जो आप नाम देते हो उसको आप क्या बोलते हो, आइडेंटिफायर, बाद में आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। सेम नाम दे दोगे उसको पता नहीं चलेगा कहाँ पे स्टोर करूं, ठीक है। तो सेम नेम भी आप लोग यूज नहीं करोगे वन टाइम। एग्जैक्टली बिल्कुल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये चीज कैपिटल स्मॉल मिक्सचर सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आपने कैपिटल टेम्प लिखा तो यूज भी नीचे कैपिटल टेम्प करोगे, फिर TEMP कैपिटल में। क्लियर होगी बात ना? ऐसा ना हो कि वहां पे नीचे स्मॉल में लिख रहे हो, बोलो क्यों नहीं हो रहा। क्लियर है? तो केस सेंसिटिव है, तो जैसे भी आप कैपिटल्स में लिखोगे तो नीचे भी कैपिटल में एक्सेस करोगे। अच्छा, बात ये हो रही थी कि हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, कोई मसला है यहाँ तक? नहीं लिख सकते, केस सेंसिटिव। लेक्चर 1 में बताया नहीं था? यस बताया था। केस सेंसिटिव का मतलब ही ये कि अगर मैंने सी आउट यूं लिखा है तो यूं ही लिखना है। सिंटैक्स ऐसा, कंपाइलर इसी को रीड करेगा। अगर मैं ये चीज कर देता हूं, नहीं करेगा, वो एरर दे देगा आपको। केस सेंसिटिव, ठीक होगी बात ना? बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जो केस सेंसिटिव नहीं होती। आई थिंक सो आप लोग वो नहीं पढ़ोगे यहाँ पे। एग्जैक्टली, एसक्यूएल नहीं है, असेंबली नहीं है। यस, कूल हो गई हो। वो कौन सा, वो मॉर्ग वाले कूल तो नहीं हो गए? वो वही मॉर्ग मतलब वो जब बंदा फोत हो जाता है कभी कभी उसको रखना पड़ता है, उसमें बर्फ को बना हुआ होता है, बस फिर ठीक है। अब सर आज पीते हैं जाके मैनेजमेंट से कि चेंज करें कॉल। सर काइंडली 2 मिनट दे दें, ये सजेस्ट करें हमारे लिए कि हमारी ताकि बेस अच्छी बन सके। कौन सा कोर्स है हम इसकी जगह कौन सा रिप्लेस करें सब्जेक्ट? सर मैं नहीं बोल रहा, हाउस के अंदर ओपन स्पीकर हुआ है सारा कुछ। हाउस की बात हाउस में। उसको पास कर दें सर। अच्छा, आप चाह रहे हो, लेकिन गोल ठीक है ना, अब क्या मसला है? सर बेस नहीं है तो
ऑफ द रिकॉर्ड खत्म। अब आपकी मर्जी आगे। अच्छा, हम लोग बात करते हैं हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था हाउ टू असाइन वैल्यूज इन वेरिएबल्स। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है हाउ टू असाइन वैल्यूज इन वेरिएबल्स। ठीक हुई बात। दो तरीके कार हैं, वो दोनों आपको बताने लगा। असाइन से मुराद क्या वैसे? एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल सही है। टेम्प के अंदर क्या चीज आनी चाहिए? आप यूजर से मार्क्स इनपुट ले रहे हो तो मार्क्स में क्या मार्क्स आने चाहिए, ठीक है ना, वो एक वैल्यू स्पेसिफिक होगी। एक तरीका कार जो है वो मैं आपको ये बता रहा हूं कि या तो आप सिंपल क्या करो, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, डिक्लेरेशन तो समझ आ गई है ना, इंट टेम्प वेरिएबल डिक्लेयर किया, साथ ही आपने इक्वल्स किया और कोई वैल्यू असाइन कर दी। ठीक हो ये बात ना? आपने यहां तक आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। अगर मैं ये जो हाईलाइटेड स्टेटमेंट है मेरी इंट टेम्प, ठीक है, इंट टेम्प से क्या मुराद है? अगर मैं सिंपल इसकी बात करूं, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, अगर आप साथ ही इक्वल्स कोई भी वैल्यू, इंटीजर कोई भी वैल्यू असाइन कर दो तो इसका क्या मतलब है? असाइन हो गई। और असाइनमेंट का ऑपरेटर क्या यूज हुआ है? सिंपल एक दफा इक्वल। अगर आप एक दफा इक्वल यूज करोगे तो इस ऑपरेटर को आप क्या बोलते हो? असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हो। ठीक है, और ये हमेशा क्या करते हैं आपके पास, इक्वल के जो राइट साइड वाली चीज है वो असाइन हो जाती है लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में। क्या चीज? गुड। टेम्प के अंदर 101 अब स्टोर हो जाएगा। अगर मैं टेम्प को शो करवाऊंगा तो मुझे 101 शो कर देगा। यहां तक बात समझ आ गई? तो एक तो वे ये है कि आप जहां पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो वहीं पे आप असाइन कर दो, पहला स्टेप जो हमने पढ़ा। ठीक है, या आप लोग दूसरा क्या कर सकते हो, ये ऊपर मैंने टेम्प डिक्लेयर किया हुआ था ना, कैपिटल टेम्प इक्वल्स टू 101। सेकंड वे आपके पास क्या है, आप डिक्लेरेशन ऊपर कर दो, डिक्लेयर आपने ऊपर किए हुए हैं, किसी भी लोकेशन पे जाके सिंपल वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू जो वैल्यू असाइन करनी है, बस इसके साथ नहीं ले जाए। टेम्प बन चुके हैं इंट। टेम्प कहां पे बनाया आप लोगों ने? ये स्टेटमेंट मैं कंटिन्यू कर रहा हूं लेक्चर में ना। आप कोड में किसी लोकेशन पे इंट टेम्प बना चुके हो, कैपिटल टेम्प। ठीक है, तो आगे आप कहीं पे भी इस टेम्प को यूज कर सकते हो। इस टेम्प को लिखा, इक्वल्स किया, 101 कर दिया, तो क्या होगा? एक मिनट रुक जाओ, सिंपल रुको। ये वाला वे समझ आ गया आप लोगों को? सपोज करो कोड आपका यहां से शुरू हुआ था, ये जो मैं लाइन लगा रहा हूं इधर से कोड आपने लिखना शुरू किया मेन में। ठीक है, वो बाद में देख लेते हैं। आपने ये स्टेटमेंट लिखी, अगर मैं आता हूं यहां पे ये चीज करता हूं, क्या ये वैलिड कोड है? यस एग्जैक्टली। लेकिन इसमें वैल्यू असाइन हो रही है? नहीं हो रही। मैंने एंटर दबाया और मैंने यहां पे क्या लिखा, अब बात समझ आई है? बिल्कुल, मैंने यहां पे डिक्लेयर ऊपर किया, ठीक है, और नीचे जाके मैंने दोबारा वेरिएबल का नाम लिखा। अगर मैं इसके पीछे दोबारा इंट लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। अगर मैं इंट लिखूंगा तो टेम्प टेम्प दो सेम टेम्प बन जाएंगे, तो वो तो आपके पास एरर आ जाएगा कि दो सेम आइडेंटिफायर्स नहीं हो सकते। आइडेंटिफायर्स मींस जो आपके वेरिएबल्स के नाम है वो नहीं हो सकते सेम। तो यहां पे आप इंट तो लगा ही नहीं सकते, वो तो नो वे, कंपाइलर आपको रोक देगा, एरर दे देगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, आपने कहा नहीं यार इसी टेम्प के अंदर ये वैल्यू चली जाए। ठीक है, और ये चीज लाजमी नहीं है कि आप इसके फौरन नीचे करो। जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, फौरन नीचे की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पे आपने कोई और स्टेटमेंट लिखी, सपोज कर लो आपने डबल कुछ बनाया। ठीक है, यहां पे सपोज करो आपने सी आउट कुछ भी किया, आप यहां पे भी इवन कर सकते हो, नो इश्यूज। ये आप कोड लिख रहे हो ना कंटिन्यू, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट 1 2 3 4 अप टू स्टेटमेंट्स आपकी चल रही हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 1 में आपने टेम्प को डिक्लेयर कर दिया। क्या किया? डिक्लेयर सिर्फ किया, वैल्यू असाइन नहीं की। बाकी आप अपना कुछ काम करते रहे, बहुत सारे आपके डिफरेंट काम करने थे, स्टेटमेंट्स लिखी, और कहीं पे आपको याद आया नहीं यार टेम्प में मैंने कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो आप ये भी कर सकते हो, टेम्प इक्वल टू 120। यहां पे भी आप इंट दोबारा नहीं लिखोगे। सर इट्स मीन कि ये डिपेंड करता है कि हम कोडिंग का स्ट्रक्चर किस किस्म का बना रहे हैं। पहले सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, कुछ वैल्यूज दे दी, या एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए उसके साथ वैल्यू भी असाइन करनी? नहीं, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। वो आपने एक रिकमेंडेड अप्रोच है, वो ही यूज करनी है अभी से। ठीक है, आप कर सकते हो, इस तरह भी काम कर सकते हो, लेकिन वो आपको मैं बताऊंगा वेरिएबल्स ऊपर ही बनते हैं कुछ टाइम बाद, थोड़ी देर। इस क्वेश्चन का आंसर उसी में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बस 10 मिनट दो। ये बात समझ आ गई आपको? एक वे था कि आप
क्या करते हो, डिक्लेयर करते ही आप असाइनमेंट परफॉर्म कर देते हो। फर्स्ट वे तो आपके पास ये था। सेकंड वे आपके पास क्या था, वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर लो। एग्जैक्टली, वेरिएबल्स कहीं पे एक जगह पे आप पहले डिक्लेयर कर दो, जहां पे कोड में यूज हो रहे हैं वहां पे आप असाइनमेंट शुरू कर दो। ठीक है, तो अब ये दोनों काम कर सकते हो। यहां तक कोई मसला? अब मसला ये कि दो जो वेज बनाए गए हैं इनका फायदा क्या है या इनका क्या यूजेज है, कोई बताएगा? फॉर एग्जाम्पल इंट टेम्प इक्वल्स टू मैंने यहां पे दे दिया 100। इस स्टेटमेंट में मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम? सिर्फ पहली स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। इंट टेम्प इक्वल्स टू 100, कोई मसला नहीं होना चाहिए। एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, साथ ही असाइन हो गया, और उसकी असाइनमेंट की वैल्यू क्या थी, 100 थी। आपने एक डबल D1 बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट डिक्लेयर किया आप लोगों ने। ठीक है, फिर आपने सी आउट करवा दिया कोई भी मैसेज, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। साथ ही आपने क्या किया, टेम्प इक्वल्स टू 120, कोई प्रॉब्लम? मैंने इंट नहीं लिखा क्योंकि टेम्प आप ऑलरेडी यहां पे डिक्लेयर कर चुकी हो। ये जो डिक्लेयर किया हुआ है, डिक्लेयर प्लस असाइन दोनों कर दिए थे आपने, ठीक है ना। और अगर मैं यहां पे सी आउट करवाऊं टेम्प की वैल्यू तो क्या डिस्प्ले होगी? सपोज करो मैं यहां पे डिस्प्ले करवा रहा हूं टेम्प की वैल्यू, क्या डिस्प्ले होनी चाहिए, 100 या 120? देखो मैंने असाइन करते हुए, डिक्लेयर करते हुए असाइन 100 किया, कोड चलता गया और टेम्प में आके मैंने 120 रख दिया। यहां पे वैल्यू अगर मैं डिस्प्ले करवाता हूं क्या डिस्प्ले होगी? 120। टेम्प के अंदर पहले 100 गया, टेम्प में क्या स्टोर हो गया, 100, कोड चलता गया, टेम्प के अंदर क्या रिप्लेसमेंट परफॉर्म हो गई, 100 जो है बेसिकली रिप्लेस हो गया किसके साथ, जो भी न्यू वैल्यू आपने लिखी हुई थी। 120 फॉर एग्जांपल 120 थी, तो 120 टेम्प के अंदर स्टोर हो गई। अब जो डिस्प्ले होगा वो 120 डिस्प्ले होगा। ओवरराइट परफॉर्म हो जाएगा, ओवरराइट, पिछली वैल्यू खत्म हो जाएगी, उसके अंदर नई वैल्यू स्टोर हो जाएगी। मल्टीपल नहीं होगा, ये ओवरराइट। ओवरराइट, ये मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, मैं अभी बताना नहीं चाहता लेकिन चलो। पहली दो स्टेटमेंट्स आपको पता है, ठीक है ना, वो जो हाईलाइट की हुई है। ये स्टेटमेंट बताओ ये क्या कह रही है, सी आउट टेम्प। सबसे पहले सी आउट फॉर डिस्प्ले पर्पस, क्या मैंने डबल कोट्स में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। डबल कोट्स में लिख दूं तो उसका क्या मतलब है, वो तो एज इट इज प्रिंट हो जाती है चीज। डबल कोट्स के बगैर मैंने लिखा टेम्प, तो टेम्प बेसिकली क्या चीज है, मैनिपुलेटर है, मैनिपुलेटर है। एग्जैक्टली, मैनिपुलेटर क्या था, वो तो एंडल था ना, ये मैनिपुलेटर नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर वो नहीं है तो फिर क्या चीज हो सकती है, या चेक करो कोई वेरिएबल तो नहीं है, तो वेरिएबल इसको मिल गया, टेम्प। टेम्प इज अ वेरिएबल इंटीजर टाइप, इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो आपको डिस्प्ले कर देगा, वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, टेम्प को नहीं शो करेगा बजाते खुद। टेम्प के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है, जो वैल्यू स्टोर है, वो आपको डिस्प्ले करेगा। तो यहां पे मैंने ये स्टेटमेंट लिखी सी आउट टेम्प, तो अब वो क्या शो करेगा आपको, टेम्प के अंदर क्या पड़ा हुआ है अभी, 100 पड़ा हुआ है, तो इस लोकेशन पे आपको क्या चीज शो हो जाएगी, 100 शो हो जाएगी। नीचे आओ, ये दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, और मैंने यहां पे दोबारा सी आउट टेम्प करवाया, तो अब मुझे बताओ 100 यहाँ पे, 100 यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, ये चला, टेम्प के अंदर ओवरराइट परफॉर्म हुआ, टेम्प में अब नई वैल्यू 120 आ चुकी है, 120, और आपने सी आउट टेम्प किया तो अब 120 आपको शो करेगा। ठीक है ना, तो ये आपके ऊपर ओवरराइट परफॉर्म कर रहे हैं ये चीजें। ओवरराइट को थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना आप लोगों को, पिछली चीज को खत्म कर देते हैं और उसकी जगह नई चीज को स्टोर कर देते हैं। डबल कोट्स में डिस्प्ले होगा, वो मैं स्किप कर दिया बताते हुए। ठीक है, सबसे पहले आपके पास 100, फिर ये जो आपके पास ए लिखा हुआ है ये शो होगा, फिर आपके पास 120, वो होगा बिल्कुल सीक्वेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा ख्याल है यहां तक थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा। वैसे ही मैंने करवा दिया था, स्टेटमेंट लिखनी थी कोई ना, वो हेलो माय फर्स्ट एप्लीकेशन, या ये देखो मैं हटा, वो जस्ट बता था कि कहीं पे भी आप उसको साइन कर सकते हो। थोड़ा सा क्वेश्चन रिफ्रेज करो। ये जो आप कह रहे हो ना, इस स्टेटमेंट को आपने जहां पे टेम्प यूज करना है, टेम्प जहां पे यूज करना है उससे पहले डिक्लेयर करना लाजमी है। फॉर एग्जांपल आपने टेम्प कहां पे यूज किया, सी आउट में, तो इससे पहले ये डिक्लेयर होना लाजमी है, इससे पहले डिक्लेयर होना लाजमी है। ठीक है ना, सपोज करो आप सी आउट यूज ही नहीं कर रहे,
या सी आउट में आपने कुछ और लिखा हुआ है, कोई भी मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। अब कहाँ पे टेम्प डिक्लेयर होना चाहिए, कम से कम स्टेटमेंट में किधर होना चाहिए, यहाँ पे, क्योंकि नीचे टेम्प को आप वैल्यू असाइन कर रहे हो 120 120, तो इससे पहले वो डिक्लेयर होना लाजमी है। बात समझ आ गई है थोड़ी बहुत। तो अगर आप इसको ये कर देते हो, सपोज करो कंट्रोल एक्स और यहां पे डिक्लेयर कर रहे हो, एरर आएगा आपके पास। देखो वो स्टेटमेंट क्या करता है, 1 by 1 एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है। तो वो जब इस पे आएगा वो कहेगा व्हाट इज टेम्प, इससे ऊपर उसको टेम्प मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे वो रुक जाएगा कि एरर है इसमें कोई, पहले टेम्प डिक्लेयर करो, ठीक है। तो ये चीज आप नहीं कर सकते। तो इसलिए बेटर अप्रोच, बल्कि अभी बता देता हूं, बेटर अप्रोच या रिकमेंडेड अप्रोच वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की, वो क्या है, आप टॉप पे पहले ही डिक्लेयर कर दो, ठीक हो बात ना। दोबारा बता रहा हूं, आपने अपनी एप्लीकेशन में जो हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जितने भी वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होने हैं आपके, जितने भी, उनको आप बेटर है कि आप लोग टॉप पे पहले ही डिक्लेयर कर दो, ठीक हो बात ना। साउथ प्रोग्रामिंग करते हो आपको क्या फायदा होता है, प्रोग्रामिंग करते हुए आपको क्या फायदा है, एडिटर सामने खुला हुआ होता है, आपको अब 5-6 स्टेटमेंट्स लिख चुके, आपको याद आया नहीं यार फलां वेरिएबल भी आपने बनाना था, तो आप वापस ऊपर जो एंटर करो और वहां पे वेरिएबल बना दो। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नुकसान होता है, वापस ऊपर नहीं जा सकते, लाइन ही नहीं होती आपके पास ना, ठीक है। तो उसमें आप बेशक नीचे बना दिया करो, कोई मसला नहीं है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, असाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्विज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, तो उसमें इशू नहीं है। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो जितने वेरिएबल्स हैं आप कोशिश करो उनको स्टार्टिंग में ही बनाओ। क्लियर होगी बात ना। अगेन रिकमेंडेड अप्रोच है, नहीं बनाओगे तो कंपाइलर आपको नहीं रोकेगा, ठीक है ना। मतलब इस लोकेशन पे मुझे एक और वेरिएबल रिक्वायर्ड पड़ा, आपने इधर ही सीधा बना दिया, ठीक है ना, तो ये भी काम कर सकते हो। लेकिन ऐसा आप लोगों ने नहीं करना, बेटर अप्रोच है कि वेरिएबल्स को ऊपर ही बनाया करो, यूज जहां मर्जी करो। अच्छा, यहां तक आई थिंक सो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है, कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होते हैं, वेरिएबल में वैल्यूज असाइन कैसे होती हैं। अगर आप अभी गौर करो तो मैंने यूजर से इनपुट कहीं पे नहीं ली, मैं यूजर से इनपुट नहीं ले रहा, मैं जस्ट हार्ड कोडेड वैल्यूज दे रहा हूं। प्रोग्रामिंग मैंने 120 लिख दिया तो थ्रू आउट 120 ही चलेगा, ठीक हो बात ना। तो अभी मैं यूजर से इनपुट नहीं ले रहा, मैं ये चाह रहा हूं अभी कि एक एप्लीकेशन छोटी सी बनाते हैं, ये डेमो आपको मैं दिखाता हूं और साथ साथ बताता हूं कि इसमें कहां कहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। फिर लैब में बाकी जो प्रैक्टिस करनी हुई, अभी आप लोग कोशिश करना कि आप लोग ज्यादा फोकस इधर ही करना, ठीक है ना, क्योंकि लैब का टाइम होगा, उसमें आप इजीली बैठ के प्रॉब्लम्स वगैरह अपने देख लेना, ठीक है। सपोज करो मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहा हूं, कैसे बनाते हो, विजुअल स्टूडियो ओपन करते हो, फाइल में जाते हो, न्यू में जाते हो, प्रोजेक्ट में, यहाँ पे C++ को ढूंढोगे, यहाँ पे आपके पास एम्प्टी प्रोजेक्ट होगा और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे दोगे, लेक्चर 4 आई थिंक सो है, जो भी है वो आप लोग रख लेना। नेक्स्ट स्टेप आप लोग क्या करोगे, सोल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन करोगे, आपके पास प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, इस पर राइट क्लिक करोगे, ऐड पे, न्यू आइटम पे, .cpp फाइल, यहाँ पे source.cpp या चेंज करना चाहो तो ठीक, नहीं तो इसी को रहने दो नाम। सबसे पहला काम क्या करते होते हो, एग्जैक्टली कमेंट आप लोग लिख लिया करना आप खुद, ठीक है ना, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड अप में काम करना चाह रहा हूँ। हमने प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव रखे, फिर ठीक हुई बात, फिर यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी कर दिया, यहां पे आप लोगों ने इंट मेन बना लिया, यहां तक तो आप लोगों ने काम लाजमी लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग काफी दफा देख चुकी है। यहां से मैं अपनी स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। सपोज करो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और अच्छा एक और चीज, अक्सर आप लोग ना शुरू से पता है कि आदत बनाते हो, इंट ए, इंट बी, इंट सी, इस तरह के नाम देना शुरू कर देते हो। नाम आप कोई वैलिड दिया करो, क्योंकि अभी मैं एग्जांपल आपको नहीं करवा रहा, तो अभी मैं सिंपल टेम्प नाम दे रहा हूं। सपोज करो मैं एग्जांपल करवाता हूं, ऐड 2 एलिमेंट्स, ठीक है, 2 एलिमेंट्स आपने इनपुट लेने हैं, उसको प्लस करके दिखा देना है। तो वेरिएबल्स का नाम क्या होना चाहिए, ए बी या v1 v2 या वैल्यू 1 वैल्यू 2, एग्जैक्टली v1 v2 लिख लो, फिर भी रेलिवेंट है, ठीक है ना। आप वैल्यू 1 वैल्यू 2 रखो और आपको समझ आ रही है बात की, ना कि आप ए और ए कॉमा बी, ए और बी बना दो 2 अलग अलग, ठीक है ना। तो नेमिंग जरा आप लोगों ने कोशिश करना ऐसी रखो जो रीडेबल हो, कि अगर मेरे जैसा बंदा भी कोड देखे तो मुझे भी समझ आ जाए, दूसरे का लिखा हुआ कोड बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसा काम करने के थोड़ा सा ईजी आपके पास हो जाए। बहरहाल मैंने इंट टेम्प रखा,
अब मैं इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको दिखाना चाह रहा हूँ, पहले आपको ये पता होने चाहिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। कोड बाद में टाइम दे दूंगा, आप लोग फिर लिख लेना। अच्छा मुझे बताओ, इंट टेम्प डिक्लेयर किया या असाइन किया? ऊपर लिखा हुआ भी है कमेंट में, डिक्लेयर और असाइनमेंट्स में फर्क, ठीक है? एग्जैक्टली आप लोगों ने यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया, इसमें आप लोगों ने असाइनमेंट परफॉर्म नहीं की, ठीक है? तो इंट टेम्प बनाया, अगर मैं सी आउट कर देता हूं तो क्या शो होगा? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। टेम्प मैंने डबल कोट्स में नहीं लिखा, कमेंट मैंने कहां पे लिखा? ये शो एरर देगा सर, क्योंकि हमने वेरिएबल है। सी आउट क्या करेगा, मतलब हमने इसको एक ने बोला एरर आएगा, ऐसी कौन सा एरर? कंपाइल टाइम ना, मतलब कंपाइल टाइम एरर कौन सा होता है जो इधर अभी रेड कर देते हैं? तो कंपाइल टाइम एरर नहीं आया, वो रेड हो चुका होता, सिर्फ लिखा होगा जी प्रेस एनी की, किसी ने बोला गुड हो गया, और यही आएगा। कुछ चेंज इसमें नहीं, वो तो ठीक है, ठीक हो गया, पहली लाइन खाली आई आपके, वो मैं तो कहा ही नहीं टेम्प शो होगा, मैंने कब कहा? मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूं, आप लोगों की चीजें रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ मैंने अपनी चीज तो बताई नहीं अभी। प्रोग्रामिंग में एक चीज ज़हन में रखना, कमेंट हुई चीजों के अलावा बाकी हर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट लाजमी होती है, ये चीज ज़हन में रखना। ऐसा नहीं उस तक कमेंट के दो तरीके पड़े हैं, उनके अलावा जो चीज लिखोगे वो एग्जीक्यूट लाजमी होगी एट एनी कॉस्ट, ठीक है? बात यहां पे आओ जरा, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हो रहा है? एग्जैक्टली वेरिएबल डिक्लेयर, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, फौरन बोल दो, ठीक है? वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, असाइन हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैंने यहां पे सी आउट टेम्प कर दिया, टेम्प क्या ऊपर डिक्लेयर हुआ है? डिक्लेयर की बात कर रहा हूं, असाइन नहीं, वर्डिंग्स में जरा रखना, हुआ है। इसके अंदर वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता, जो हमें नहीं पता वैल्यू वो यहां पे डिस्प्ले हो जाएगी, जो वैल्यू हमें नहीं पता, हमने असाइन की नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसमें वैल्यू पड़ी हुई होगी, आप उसको एग्जैक्टली उसको बोलते हो गार्बेज वैल्यू, वो हमारे काम की नहीं है, गार्बेज कचरा गंद, ठीक है ना? एक गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई होगी, हमें नहीं पता वो कौन सी, हर बार चेंज होती रहेगी, ठीक है ना? मेमोरी में जो लास्ट पड़ी हुई होगी वो आपको शो कर देगा, तो यहां पे कोई गार्बेज वैल्यू आपको डिस्प्ले होगी। अगेन बता रहा हूं, स्टेटमेंट कोई स्किप नहीं हो सकती अनटिल अनलेस वो कमेंट हुई हो, तो वो इस स्टेटमेंट को चलाएगा, टेम्प उसको ऊपर मिलेगा, यस मिलेगा, इसके अंदर जो भी वैल्यू गार्बेज पड़ी हुई है, जो बाय डिफॉल्ट उसमें पड़ी हुई थी, वो डिस्प्ले होगी, एंड लाइन पे जाएगा और आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है? तो स्टेटमेंट स्किप नहीं होती। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, फिर थोड़ा सा इसको आगे और बताता हूं। कंट्रोल F5 एग्जीक्यूट, कंपाइल, डीबग, याद होगा, ठीक है? वैल्यू तो आ रही है, 0 आई है, वो 0 सी आई थी, वो मैं बता देता हूँ। अच्छा बेसिकली जो वेरिएबल अभी मैं डिक्लेयर किया वो मैंने मेन से ऊपर किया है, ठीक है? क्यों किया वो फिलहाल उसमें मत आओ, अभी आप जो वेरिएबल्स बनाओगे ऊपर ही बनाओगे, ठीक है? फिलहाल के लिए, ठीक है? असल में मसला ये कि कंपाइलर रिस्ट्रिक्शन है, ये 2015 में या कोई किसी और कंपाइलर में जाओगे उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो उन चीज़ों पे हम बात नहीं करेंगे जिसमें कंपाइलर रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कोई पुराना चला रहे हो, कौन सा होता था पुराना कंपाइलर? C++, में किसी ने काम किया, वो क्या उसको बोलते थे कंपाइलर को, नाम होता था ना एक, मैंने उस पर काम नहीं किया हुआ असल में। ICS किसने किया हुआ है? कौन सा कंपाइलर यूज करते थे सी के लिए? प्रिंट एफ जिसमें आप यूज कर रहे होते थे, क्या चीज याद नहीं है? चलो ठीक है, 2010 में मैंने पता है बैचलर्स कंप्लीट कर लिया था, 2012 में MS कंप्लीट हो गया था, कुछ ना कुछ याद होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। पर वो ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी कर रहा है, तो इस चीज पे अभी हम लोग नहीं जाते डिस्कशन पे, ठीक है? आपने फिलहाल क्या करना, मेन से ऊपर इसको डिक्लेयर कर देना है। अब जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो उसने बाय डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज 0 पड़ी हुई थी, तो 0 इसने दिखा दी, ठीक है? मेमोरी में जो वैल्यू उस टाइम पे पड़ी थी आपने वो शो करती, लाजमी नहीं है हर बार ये 0 शो करे, ठीक है ना? कभी कभार यहाँ पे 100, कभी 1000, कभी 50 डिफरेंट वैल्यूज भी आपके पास आ सकती हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, अभी अगेन मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, ठीक है? क्योंकि वो थोड़ा सा हम हट जाएंगे, असल में नहीं है रेलिवेंट वो एज अ प्रोग्रामिंग, लेकिन वो नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर आप पूछो तो ज्यादा अच्छा है। OS पढ़ रहे हो ना इसमें? नहीं हो, ठीक है, फिर जब थर्ड में पहुंचना तब पूछ लेना, ठीक है?
जो भी टीचर हुआ उस टाइम पे। अच्छा, बात हो गई ये इंक टेम्प बन गया आपके पास और आपने ये डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। दूसरा तरीकेकार आपके पास क्या था, मैं यहां पे ये लिख सकता हूं टेम्प इक्वल्स टू 1020। असल में वो लैपटॉप बड़ा अजीब तरीके से चल रहा है। इस स्टेटमेंट में क्या हुआ, टेम्प डिक्लेयर हुआ है, यस हुआ है। टेम्प में आपने क्या वैल्यू रख दी, कुछ भी रख दी, मैंने 1020 रख दी, 1020, ठीक है। अब जब मैं इसको डिस्प्ले कर रहा हूं तो क्या डिस्प्ले होगा, एग्जैक्टली यही वाला डिस्प्ले होगा। आप चेक कर लो एक दफा, ठीक है। नजर नहीं आ रहा लेकिन वो आपको 4 डिजिट्स नजर आ रहे हैं, तो 1020 बेसिकली इसने शो कर दी है। क्लियर होगी बात, थोड़ा सा और इसको आगे लेके चलते हैं। नहीं जरूरी नहीं है, वो कोड रीडेबिलिटी के लिए दे रहा हूँ सिर्फ। किसने क्वेश्चन किया, नहीं नहीं पढ़ता, ये देखो आप यहाँ पे यूं लिख दो, तो नहीं एरर आ रहा आपके पास, ठीक है। वो कोड रीडेबिलिटी थोड़ा सा जरा आपको समझ आने में ना रीड आसान हो जाए, ठीक है। अच्छा सपोज करो मैंने ये काम किया, इसके बारे में कोई बताएगा, अब क्या डिस्प्ले होगा। देखो सबसे पहले गुड, आपने टेम्प में क्या वैल्यू स्टोर करवाई थी, 1010, एग्जीक्यूशन हुई, टेम्प में क्या मैंने कर दिया 1020, और जब मैं डिस्प्ले किया तो अब टेम्प में लास्ट वैल्यू कौन सी पड़ी थी 1020, तो आपको वो डिस्प्ले भी 1020 करेगा, ठीक हुई बात। ये चीजें हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। अच्छा अगर मैं ये चीज करूं, मैं इसमें वेरिएशंस लेके आना चाह रहा हूं जो आप लोगों ने अब लैब में खुद चेक करनी होती हैं, ठीक है ना, वेरिएशन। अच्छा ये टेम्प आया हुआ है 1020, मैं कहता हूं कि इसमें ये कर दे, इस स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है। प्रोग्रामिंग जितना आप खुद सीखोगे समझोगे उतना आपको फायदा होगा। टेम्प ऊपर डिक्लेयर हुआ है, सबको पता है। टेम्प में मैंने लास्ट वैल्यू 1020 सेलेक्ट रख दी, ठीक हुई, असाइन करवा दी, सी आउट किया, टेम्प प्लस 1000 और एंडल कर दिया, ठीक है। तो ये आउटपुट क्या आएगी, सिंपल मैं आउटपुट पूछ रहा हूं, ठीक है। एक स्टूडेंट ने बोला 1020 प्लस का साइन और 1000 आएगी, और कोई एक कह रहा है 2020 और 2020 और कुछ वाला काम नहीं होता प्रोग्रामिंग में, स्टेटमेंट लिखती तो कुछ ना कुछ डिस्प्ले होने, ठीक है। अच्छा सिंपल एक बात मुझे बताओ, मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट लिखी है, ये क्या डिस्प्ले कर रही होती है, टेम्प को डिस्प्ले करती है या टेम्प के डाटा को डिस्प्ले करती है, टेम्प के डाटा को करती है। सब इस बात पे मुत्तफिक हो गए। फॉर एग्जांपल 1020 था, सपोज कर लो ये चीज आपने की, ठीक है। अगर मैं आपको ये चीज बोलूं यहां पे सी आउट 1020 प्लस 1000 नॉट इन डबल कोट्स, डबल कोट्स में मैंने नहीं लिखा, तो ये क्या करेगा, क्या करना चाहिए इसको, एग्जैक्टली मैथ वाला ऐड करना चाहिए। मैथमेटिक्स में ऐड होता है ना प्लस, क्या होता है, मतलब आपने लिखा 1 + 1 = 2 होता है ना, तो अब आपके पास क्या आउटपुट आनी चाहिए इस केस में 2020 आनी चाहिए ना। तो सेम यहां पे भी यही होगा, जब आप यहां पे टेम्प लिखोगे तो टेम्प बजाते खुद क्या चीज है, इंटीजर है ना, और किस टाइप क्या वैल्यू उसके अंदर पड़ी हुई है 1020, टेम्प रिप्लेस होगा 1020 से जैसे डिस्प्ले में आ रहा था आपके पास, ठीक है। साथ ही वो प्लस करेगा 1000 और आपको इन दोनों को प्लस करके शो कर देगा 2020। तो आपके पास जो आखिरी आउटपुट आएगी वो क्या आएगी 2020। यहां तक किसी को लॉजिकली ना समझ आया हो, प्लस मींस मैथमेटिक्स वाला प्लस, कोई प्रॉब्लम, एग्जीक्यूट करके एक दफा चेक कर लो। अगेन आपको नजर नहीं आ रहा होगा 2020 लिखा हुआ है, ठीक है, बाद में वीडियो वगैरह में देख लेना आप लोग, यहां पे 2020 आ रहा है। क्लियर होगी बात, कोई प्रॉब्लम। किसी को ना समझ आई हो कि कैसे हो गया, रॉकेट साइंस है, क्यों, सिंपल बात है ना, इतना मतलब इसमें नहीं, आई थिंक सो
टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा सपोज करो मैंने ये लिख दिया, देखो प्रोग्रामिंग में अगेन वेरिएशन जितनी लाओगे आप लोग खुद कोड करते हुए उतना आप लोग अच्छा सीखोगे। मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी, इसके बारे में क्या ख्याल है? नेक्स्ट लाइन में आएगा। नहीं समझ नहीं आई बात की, मुझे सिर्फ वो बात ठीक है, मुझे सिर्फ आउटपुट बता दो। फर्स्ट लाइन में प्लस ये वो आपके पास जो मैसेज आते हैं एनी की टू कंटिन्यू, मुझे बताओ कि ये एक कुछ स्टूडेंट्स ने ये आउटपुट बताई है मुझे, क्या ये ठीक आउटपुट बताई है? नहीं एक वन बाय वन पूछना, कौन कौन कह रहे हैं ठीक है? ये मतलब ये वो नीचे वो स्टेटमेंट नहीं आ जाती प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये तो वो आ गई। मेन इसका मुझे बताओ कौन कौन स्टूडेंट कह रहा है कि ये स्टेटमेंट ठीक लिखवाई गई है? नजर नहीं आ रहा। नहीं चलो वो तो हो गए ना, वो तो ठीक है। अच्छा वो स्टूडेंट जो कहना चाह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ऐसी नहीं आएगी और बाकी कंफ्यूज हैं अभी, ऐसे ही होगा ना, ये मतलब लग रहा है, ठीक है। अच्छा जो लोग कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट नहीं आएगी पहले तो उनसे पूछते हैं, जो कंफ्यूज हैं फिर उनको बाद में सोचते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या आनी चाहिए? अच्छा चलो मैं एक बार वैसे ओवरव्यू लेता हूं। टेम्प में 1020 टेम्प की जो वैल्यू आ रही है इसमें ऐड करके सी आउट 1000 भी ऐड कर देगा। अच्छा चलो सिर्फ 2 मिनट रुकते हो, आगे चलते, ठीक है। मैंने लिखा सी आउट टेम्प, फिलहाल कैस्केडिंग है ना, यहां तक रुको 1 मिनट। सी आउट टेम्प से क्या मुराद है? टेम्प में क्या वैल्यू पड़ी है? ये आपके पास ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। ये कैस्केड हुआ है मतलब एक और सी आउट लिखा हुआ है, सिर्फ 1 मिनट यहां पे समझो कि कैस्केड एक और सी आउट लिखा हुआ है। इसको मैंने किस में लिखा हुआ है? डबल कोट्स में। डबल कोट्स में मतलब क्या होता है? एज इट इज डिस्प्ले करे, एज इट इज डिस्प्ले होना चाहिए। तो एज इट इज डिस्प्ले का क्या मतलब है? प्लस एज इट इज आएगा, एंड एल अगेन एक और सी आउट है, एंड एल मतलब वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करे, नेक्स्ट लाइन पे मूव होगा, फिर ये सिस्टम डॉट पास वो आपको मैसेज शो कर देगा। तो आपको ये आउटपुट आनी चाहिए, ठीक होगी बात ना? नहीं वो ठीक है, नहीं वो मैं वो बता चला, प्रोग्रामिंग में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे खुद से ये चीजें करोगे, ठीक है ना, तो आपको आइडिया होता रहेगा। तो आपके पास आउटपुट जो है 1024 प्लस 1000 आएगी, ना कि इनको प्लस करके वो दे देगा। पहले हमारे पास प्लस होके आ रहा था ना, जो 2024 था आई थिंक सो, ठीक। तो अब ये आपके पास आंसर नहीं आएगा। लिख देता हूं भी, मुझे याद है मैं लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा यहां तक थोड़ा बहुत समझ आ गया। इस कोड में मैं कुछ थोड़ा सा कोड लिखने लगा हूं जो हमने पहले किया था, लाइक सिंपल टेम्प लिखा था, ठीक हुई बात। ये स्टेटमेंट लिख दी थी हमने, फिर हम लोगों ने ये किया था सेकंड स्टेटमेंट जो थी, ये एंड पे बेशक चलो लिखना लिख लो अभी। फिर ये हमने 3 स्टेटमेंट्स डिफरेंट वेरिएशन से हमने देखी थी, ठीक है। इनकी डिफरेंट आउटपुट्स भी हमने डिस्कस कर ली है, नोट डाउन अब कर लो बेशक। उसमें 2015 ऑटो स्पेस कर देते रीडेबिलिटी के लिए, ठीक है। मैं नहीं कर रहा, मैं साथ ही लिख रहा हूँ, मैं जैसे एंटर दबाता हूँ वो थोड़ा सा ना, अगर हम करेंगे तो एरर देगा। नहीं देगा सर। ये देखिए मैं एक और नीचे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सी आउट फॉर एग्जांपल मैंने टेम्प लिखा और एंड एल लिखा, ठीक है, और मैं इसको वापस स्पेसेस खत्म कर रहा हूँ। नहीं एरर है। मैं ये कर रहा था कि जी यहाँ जहाँ पे कैपेबिलिटी नहीं है इसकी ऑटो स्पेसिंग, आप दे सकते हो, उस पे हम दे सकते हो बिल्कुल। ये 15 जो है ना, अगर आप वो कोड रीडेबिलिटी अच्छी कर देते हैं आप बिल्कुल दे सकते हो वहां पे, और इधर ना ही दो तो बेहतर है। और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है यार, यहाँ पे स्पेस का क्या काम है। ये कुछ लैंग्वेजेस है ना आगे जो आप पढ़ोगे C# वगैरह, उनमें ये चीजें जरूरत पड़ती हैं, यहाँ पे ये मुझे तो बुरा लगता है ये। अब सी आउट
और वो ऑपरेटर्स अलग लग रहे हैं। रीडेबल करने के लिए उसको तो अच्छा रीडेबल भी नहीं है यहाँ पे। अक्सर आप और करो तो ये सी आउट एक अलग चीज लगती है आपको, ये एक अलग लग रहा है, हालांकि ये एक ही चीज है, साथ इकट्ठी होनी चाहिए। अच्छा, मैंने एक और स्टेटमेंट भी एंड पे लिख दी है, वो भी मुझे उसकी आउटपुट बता देना। बाकी तो आप लोगों ने ठीक बता दी है। एक लास्ट स्टेटमेंट एक्स्ट्रा लिखी है ये वाली। ये सर ऐसी आएगी, इसकी आउटपुट ऐसी आएगी प्लस 1000 भी लिखा एग्जैक्टली डबल कोट्स में है तो एज इट इज आएगी टेम्प प्लस 1000। अब ये ना कहना टेम्प की वैल्यू यहाँ पे उठ के आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जबरदस्त, मतलब लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ गई है, गुड हो गया, टारगेट अचीव हो रहा है मतलब। नोट डाउन कर चुके हो? थोड़ी सी चीजें और बताने लगा हूं जो आप लोग अभी लैब में प्रैक्टिस भी करोगे। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूं तो आज के लेक्चर में हमने मेन जो चीज़ टारगेट की थी, वैसे तो सी इनको भी टारगेट करना था, टाइम नहीं है, खैर है। सबसे पहले हमने चीज़ टारगेट की वेरिएबल्स। व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स क्या होते हैं? डाटा स्टोर करने के लिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है बात। वेरिएबल्स ये हो गए, कोई भी नाम वेरिएबल्स का दे सकते हो, लेकिन वो कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए, वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्लस एक दफ़ा वेरिएबल जिस नाम से डिक्लेयर हो गया उस नाम से दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। डिक्लेयर जब भी बोलूं तो मतलब वो नाम आप जो दे रहे होते हो। असाइनमेंट जब भी बोलूं तो वो इक्वल का साइन लाजमी आपके पास आते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमने देखी। टाइप ऑफ वेरिएबल्स में हमने देखा इंट, फ्लोट, डबल। फिलहाल हमने इन्हीं को यूज किया, कैरेक्टर को हमने अभी यूज नहीं किया। फिर हम लोगों ने एक और चीज देखी, अगर आप कोड में थोड़ा सा और करो, ये जो प्लस लिखा हुआ है ये क्या चीज है? एग्जैक्टली ये भी ऑपरेटर है, ठीक है। किस टाइप का ऑपरेटर है, क्या काम करता है? एडिशन, मैथमेटिकल ऑपरेटर जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। प्लस का, इसी तरह आप लोग माइनस का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप लोग डिवाइड का यूज कर सकते हो, इसी तरह आप लोग मल्टीप्लाई का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो मैथमेटिक्स के जितने भी ऑपरेटर्स हैं, मतलब ये चार मेन पढ़े जाते हैं, तो ये चारों आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर मैंने ये लिख दिया टेम्प इंटू 1000 तो क्या होगा? 1024 इंटू 1000, जो भी आंसर आएगा वो आपको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। माइनस करना चाहो माइनस कर सकते हो, और अगर आप लोग डिवाइड करना चाहो वो भी कर सकते हो। तो बेसिकली हमने जो ऑपरेटर्स पढ़े हैं वो कौन कौन से स्टडी कर लिए? इक्वल्स का जो ऑपरेटर है उसको आप असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हो, ठीक है। प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इन ऑपरेटर्स को आप क्या कह सकते हो? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, जो मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए आप यूज करते हो। यहां तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये चीज लिखूं तो मुझे इसका भी बता दो। आप वैसे जीनियस हो गए हो थोड़े बहुत, इसका सिर्फ आंसर बताओ, बाकी चीजों का नहीं। जबरदस्त। टेम्प माइनस टेम्प मतलब 1024 माइनस 1024 इक्वल्स टू 0, 0 आउटपुट। गुड, जबरदस्त हो गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? एक और ऑपरेटर सिर्फ लिख रहा हूं, वो आपने खुद चेक करके मुझे अभी लैब में उसका एंड पे आंसर करना होगा। परसेंटेज, और मैं फिलहाल 2 लिख रहा हूं। देखो ऑपरेटर्स मैंने कौन कौन से बताए, मैथमेटिक्स में कौन कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये चार कॉमन है, सबको पता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक और मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज किया जिसको मॉडुलस बोलते हैं। परसेंटेज का साइन होता है, मॉड भी बोलते हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं, परसेंटेज भी, वट एवर जो भी बोल लो। किस की पे होता है? 5 की के ऊपर है, ठीक है ना, शिफ्ट 5। आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, इसका आउटपुट जो आएगा वो एक मुझे बताओगे, फिर इनमें वैल्यूज वेरी करोगे, चेंजेस करोगे वैल्यूज में, ठीक है। और फिर आंसर्स बताओगे और ये सोचोगे कि ये आंसर बेसिकली दे क्या रहा है। क्लियर है? और ये जो आंसर्स आपको देगा ये अगेन मैथमेटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेम्प मॉडुलस 2 किया, कोई आंसर आएगा, फिर आप लोग क्या करो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 100 मॉडुलस 2, कोई आंसर आपके पास आएगा, फिर आप कोई और वैल्यू दो, फॉर एग्जांपल 101 मॉडुलस 2, कोई आंसर आएगा आपने। और इवन के बाद ये भी आप चेंज कर सकते हो, 2 लाजमी नहीं है फिक्स हो, 5 कर दो,
ठीक है, ये वैल्यूज जरा डिफरेंट देना और मुझे आपने ये बताना होगा एंड पे, मैं आपसे पूछूंगा जब हमारा लेक्चर खत्म होने लगेगा, ठीक है, 15-20 मिनट पहले, कि ये बेसिकली फंक्शन क्या काम, ये जो परसेंटेज का साइन है क्या काम कर रहा होता है, ठीक है, जो आज का आपका एक टारगेट होगा। क्लियर होगी बात? तो अब आप लोग ऐसा करो कि लैब में ये चीजें जरा इंप्लीमेंट करो, इनमें डिफरेंट वेरिएशंस आप लोग खुद लाओ। क्लियर है ना? जैसे मैंने कुछ वेरिएशंस आपको ला के दिखा दी है, जहां पे आपको लगता है अच्छा यार अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, आप वो करो, आंसर आता है, अगर वो नहीं समझ आता तो मुझसे पूछो कि सर ये आंसर इसका क्यों आया। ठीक है, तो अगेन प्रोग्रामिंग में आप लोग खुद ही किया करोगे सारा कुछ। ठीक है, क्लास लैब ऑन कर लो, आप सिस्टम्स वगैरह आप इस पे इंप्लीमेंट करो। नोट डाउन कर चुके हो सारे?